हाय स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा, एचओडी फिजिक्स नवोदयन। स्टार्ट करते हैं मेजर टेस्ट 16 का डिस्कशन। ये भी कंप्लीट सिलेबस टेस्ट है। सभी टॉपिक, सभी कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है ना। अच्छे से पूरे 50 कंसेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू फोर्सेस 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट अलोंग द लाइन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 कौन सा लाइन होता है? x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 बताओ कौन सा लाइन होता है x इक्वल्स टू 0? सर x इक्वल्स टू 0 होता है हमारे पास में y एक्सिस, एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 कौन सा होता है? सर y इक्वल्स टू 0 होता है हमारे पास में x एक्सिस। ठीक है, तो 1 न्यूटन का फोर्स कहां पर है? x इक्वल्स टू 0, मतलब 1 न्यूटन एक्ट अलोंग y, एंड 2 न्यूटन कहां पर है? y इक्वल्स टू 0, मतलब 2 न्यूटन एक्ट अलोंग x। x के अलोंग है तो कितना होगा? 2i केप, 2i केप, और y के अलोंग है तो 1i केप, 1j केप। इट मींस डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. डायमेंशन, डायमेंशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायमेंशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये इतना डायरेक्ट तो नहीं, हमें सबके डायमेंशन मालूम होगा तो जल्दी होगा, नहीं मालूम होगा तो निकालना पड़ेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास में E L स्क्वायर अपॉन M टू द पावर 5 G टू द पावर 5। E क्या है? इस पे एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन बता देता हूं क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन M1 L2 T माइनस 2। L क्या दिया है आपको? एंगुलर मोमेंटम। न्यूमरेटर में एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR। MVR मतलब मास के लिए हो जाएगा। M1 वेलोसिटी के लिए क्या होता है? L1 T माइनस 1 R। R भी क्या होता है हमारे पास में? R इज द लेंथ, तो MVR लेंथ, तो कितना लिख देंगे हम? L2। और क्या हमारे पास में? मास। मास की तो बताने की जरूरत नहीं है सर, मास इज द फंडामेंटल। इसका डायमेंशन क्या होगा? M1। जी काफी बच्चों को डायरेक्ट भी याद होता है, नहीं भी याद होता आप निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला आता है सर, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। यहां से देखो G के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन सबको मालूम है, M1 L1 T माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब सर लेंथ, लेंथ का पावर 2 अपॉन में मास। मास कितना हो जाएगा? M1 M2। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? N माइनस 1 L1 L2 L3 T माइनस 2। तो सभी का डायमेंशन है हमारे पास में। हमें क्या करना है? तो डायमेंशन पता करना है। यहाँ पर E दिस इंटू L स्क्वायर, तो इसका पावर क्या कर देंगे हम? 2 डिवाइडेड बाय M टू द पावर 5। इसका पावर क्या कर देंगे हम? 5 अपॉन G स्क्वायर, मतलब इसको क्या कर देंगे हम? और इसको डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रहा है मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एंगल। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो डायमेंशनलेस आएगा, मतलब एंगल के डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट को सब जानते हैं क्या होता है। और जैसे जैसे आगे जाते हैं यहाँ पर इस वेलोसिटी, या कह सकते हैं कि उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा सर, वर्टिकल स्पीड कम कम कम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी हो जाता है मिनिमम। ठीक है, फिर उसके बाद में नीचे आता है तो वी अगेन इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं सर, वी मिनिमम है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड सबसे कम है, तो सर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spring balance and a physical balance are kept in a lift. In this balance, equal masses are placed. If now the lift start moving upward with the constant acceleration, तो सर हमारे पास फिजिकल बैलेंस भी है और स्प्रिंग बैलेंस भी है। और दोनों लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट को ले जा रहे हैं हम कहां पर? एक्सेलरेशन से अपवर्ड। सब बच्चे जानते हैं एक्सेलरेशन से अपवर्ड होगा तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है? G प्लस ए। हम बात करें स्प्रिंग बैलेंसिंग, स्प्रिंग बैलेंस किस पे काम करता है सर? अपर टी नीचे mg, तो वो mg पर काम करता है, तो सर वहां पर वेट कितना बता देगा? mg प्लस ए, मतलब उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी।
फिजिकल बैलेंस है हमारे पास में। फिजिकल बैलेंस किस पे काम करता है, सब बच्चे जानते हैं। तो फिजिकल बैलेंस तो टॉर्क पे काम करता है ना। M1 इंटू L1 इक्वल्स टू M2 इंटू L2। M1 L1 इक्वल्स टू M2 L2। जी पर काम नहीं करता, इसका मतलब जी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आप देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट। रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल इंक्रीज, जी प्लस ए हो गया। फिजिकल बैलेंस पर जी का कोई इफेक्ट नहीं है तो वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास 10 kg स्लाइड अलोंग द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है आपके पास में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। द लीस्ट फोर्स व्हिच एक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज। तो आपको एक बॉडी है, मास भी दे रखा है 10 kg। क्या कर रहे हैं आप, उसे मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है आपको 1/√3। जी को 10 ले लेंगे। लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड 30 डिग्री। ठीक है सर, 30 डिग्री पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो कितना मेरा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो हम एफबीडी बना लेते हैं इसका। एफबीडी बनाएंगे तो सर डाउनवर्ड कितना लगेगा, mg। mg में आपको m गिवन है, डायरेक्ट में सिंबल लिख रहा हूं mg। ऊपर कितना लगेगा सर, नॉर्मल रिएक्शन। इस f को हम सॉल्व कर लेंगे। इधर कितना हो जाएगा f cos 30। इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर कितना जाएगा सर, f sin 30। फ्रिक्शन अगर आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो ये ब्लॉक को फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू म्यू एन। एफबीडी क्लियर है सभी को? एफबीडी क्लियर है तो हम आराम से बता सकते हैं कि वो कैसा मूव कर रहा है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। इसका मतलब लीस्ट फोर्स विच एक्ट। तो लीस्ट फोर्स मतलब सर जो F cos थीटा है कम से कम म्यू एन के बराबर होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। F cos 30 उसको मूव कर रहा है, मैक्सिमम म्यू एन उसको रोक रहा है। अगर इससे ग्रेटर या इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, इट मींस म्यू एन। तो पूरा डाटा है आपके पास में, यहाँ कंपेयर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। F sin 30 प्लस n, F sin 30 प्लस n, ये किसके बराबर होगा, mg के। यहां से हमें n मिल रहा है, n की वैल्यू को हम वहां पर पुट कर देंगे, म्यू गिवन हमें f मिल जाएगा। तो आप देखेंगे f की वैल्यू मिल जाएगी आपको 25 न्यूटन। वैसे मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला जिन बच्चों को डायरेक्ट अगर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मालूम होगा कि सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री, तो 1030 क्या होता है, 1/√3। तो इसका मतलब वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर रिएक्ट कर रहा है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर रिएक्ट कर रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, म्यू mg अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीका एफबीडी से निकाला। और स्टैंडर्ड के जिन बच्चों को डायरेक्ट मालूम है, दिखते थे कि सर ये तो 1/√3 और 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement does not hold good when the two ball of masses m1 m2 elastic collision। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की। देखते हैं m1 लेस देन m2। ठीक है, m1 मतलब स्मॉल बॉल है, लेस देन m2 एक बिग बॉल है, m2 एट रेस्ट, ये रेस्ट में है। ठीक है, जब आएगा तो क्या होगा, सभी बच्चे जानते हैं कि जितना स्पीड से स्ट्राइक करता है उतनी स्पीड से ही रिटर्न हो जाएगा। तो mv से कोलाइड, mv से रिटर्न, इसी समय मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर होगा। mv माइनस माइनस mv मींस 2mv। 2mv मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। When m1 is greater than m2, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अब एक बिग बॉल है हमारे पास में एंड m2 एट रेस्ट, एक स्मॉल पॉइंट है हमारे पास में। आफ्टर कोलिजन द बॉस, कोलिजन के बाद में देखते हैं मूव विद द 4 टाइम्स द वेलोसिटी। नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हम जानते हैं, व्हेन अ हेवी बॉल स्ट्राइक द लाइट बॉल, अगर ये v से स्ट्राइक कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है सर, डबल हो जाती है, 2v। तो वेरी लार्ज बॉल स्ट्राइक द स्मॉल बॉल, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 2v। तो यहाँ पर कितना बोल रहा है, 4v, मतलब ये करेक्ट नहीं। और आपको ये पूछा है डज नॉट होल्ड गुड, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। escape velocity from the moon surface is less than that of the earth surface because, बिल्कुल सही है, escape velocity मून की कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ। क्या रीजन है सर, मून का मास भी कम है और मून का रेडियस भी कम होता है। देखते हैं, मून हैज नो एटमॉस्फेयर व्हाइल अर्थ नहीं, रेडियस ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है। मून इज नियरर नहीं, मून इज अट्रैक्टेड बाय द अदर प्लैनेट नहीं।
मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि सर रेडियस और मास मून का कम होता है, इसलिए वहां से एस्केप स्पीड भी कम होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If the braking force for a given wire is F, then the braking force of the two wire of the same magnitude will be. तो ब्रेकिंग फोर्स किस पर डिपेंड करता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस पर। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हमने क्या किया है, दो वायर ले आए हैं, है ना। पहले एक सिंगल वायर था, हमारे पास में दो वायर हैं, तो क्या होगा, दो वायर होंगे सर, एरिया भी डबल हो जाएगा। तो नया फोर्स पूछा है, सिग्मा तो चेंज नहीं होगा, सिग्मा तो मटेरियल पर ही डिपेंड कर रहा है। नया फोर्स निकालना है, एफ डैश अपॉन एरिया हो गया है 2। तो दोनों बार तो सेम ही है, दोनों सेम है, मतलब ये रेशो सेम होना चाहिए, ये रेशो सेम होना चाहिए, मतलब ए फोर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया डबल तो फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, डबल हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। A bubble of 8 mm diameter form in the air. The surface tension of the soap solution 30 meter. The dye per centimeter. The excess pressure inside the bubble. तो एक्सेस प्रेशर इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो उसमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर बबल की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाता है हमारे पास में एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू 40 बाय आर। तो 40 बाय आर, तो आपको डेल्टा पी पूछा है, क्या टी मालूम है? हाँ सर टी मुझे मालूम है, डाइन में दे रखा है। रेडियस मालूम है, हाँ सर मुझे डायमीटर दिया, मतलब रेडियस भी दिया है। तो टी का वैल्यू पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 309 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन सरफेस टेंशन और प्रेशर के रिलेशन। आगे देखते हैं। टू स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऑफ द एरिया 2 and 3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विद लिक्विड एट द सेम डेप्थ, द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑन देम। तो प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? तो प्रेशर तो डेप्थ पर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर आप कैसा भी ऑब्जेक्ट रख दो, अगर डेप्थ सेम है पानी के अंदर, तो किस बात पर डिपेंड करेगा? क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला एट द डेप्थ डी, सर पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, वेयर एच इज द डेप्थ। तो यहाँ क्या कहा है, दोनों पर डेप्थ सेम है, तो सर प्रेशर भी सेम ही होगा। तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। आगे देखते हैं। The RMS velocity of the gas at a certain temperature is √2 times that of the oxygen molecule. The gas can be RMS velocity. Sir, RMS velocity gas या mixture कि किस पर डिपेंड करती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट गामा आर टी बाय एम के। अपॉन में क्या आता है हमारे पास में, रूट एम, मतलब रूट एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 टाइम्स दैट ऑफ द ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन के √2 टाइम्स है, इसका मतलब क्या, √2 टाइम्स है, मतलब उसका मोलर मास क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। हाफ होगा तभी √2 टाइम्स ऊपर चला जाएगा। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का मास कितना होता है, O2 32। तो इसके हाफ मास का कौन है, H2, तो बहुत कम मास होता है। He, तो इसका मास भी 4 बहुत कम है। CH4 कार्बन का सर 12, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 प्लस 16। हाँ सर 16 इज द हाफ ऑफ 32। तो ये आंसर हमारे पास में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। द गैस अंडरगोन द चेंज ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग विच 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट। 100 जूल की हीट सप्लाई कर रहे हैं, डाटा नोट करते जाते हैं। क्या हो रहा है हमारे पास में, बेसिक जानते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा क्यू सर 100 जूल की हीट सप्लाई कर रहे हैं, ओके। क्या हो रहा है, एंड इट डज द 20 जूल ऑफ वर्क। तो कितना काम किया उसने, 20 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। तो डेल्टा यू में कितना चेंज आया, डेल्टा यू में चेंज आया सर 80 का, है ना। 100 माइनस 20 कितने का चेंज आया, 80 का आया, ठीक है। द सिस्टम ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। अब ओरिजिनल स्टेट पे जाएंगे, इसका मतलब क्या है सर, ओरिजिनल स्टेट पर जाएंगे तो डेल्टा यू में वही का वही चेंज आएगा, जो ए से बी था वही बी से ए था। अगर पहले डेल्टा यू पॉजिटिव था तो बाद में डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा यू क्या रहेगा हमारे पास में, सेम रहेगा। थ्रू द प्रोसेस ड्यूरिंग विच 20 जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय द गैस। तो गैस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब डेल्टा क्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन पूछा है तो लगा देते हैं यही फॉर्मूला। तो सेकंड टाइम पर 20 जूल रिलीज किया है, मतलब -20 इक्वल्स टू डेल्टा यू कितना हमारे पास में, -80। समझ में आया -80 क्यों, क्योंकि ए से बी अगर प्लस था तो बी से माइनस होगा, प्लस वर्क डन।
तो -80 उधर जाएगा +80, 80 -20 60, कितने का वर्क डन है वहां पर? 60 का वर्क डन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर T1 द वेवलेंथ इज व्हाट टेम्परेचर वेवलेंथ इज। तो टेम्परेचर और मैक्सिमम वेवलेंथ वाले में एनर्जी वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट। तो क्या करेंगे हम? T1 λ1 इक्वल्स टू T2 λ2। क्या T1 आपको मालूम है? हाँ सर मालूम है। क्या λ1 मालूम है? हाँ सर मालूम है। λ2 मालूम है? हाँ सर ये भी हमें मालूम है। T2 निकालना इजी निकलेगा। वैसे लेमड़ा आप देखो 1.4 से 2.8 डबल हो गया है, मतलब टेम्परेचर हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो ये 500 केल्विन। पढ़ते ही क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the kinetic energy and the potential energy of the particles SHM are equal, the ratio of the displacement to the amplitude। तो सिंपल SHM का क्वेश्चन है, कब दोनों इक्वल होता है। जैसे बच्चों को स्टैंडर्ड डिस्टेंस मालूम है कि दोनों इक्वल कब होती है? a/√2 पर होती है। जिसको डायरेक्ट मालूम है कहेगा सर a/√2 पर होता है। तो उसका मैं a से कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। जिसको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम नहीं है उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे दोनों के इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। उसको इक्वल करना है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किससे इक्वेट करना है इसको? काइनेटिक एनर्जी से। तो आप देखेंगे हाफ m v स्क्वायर कैंसल, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसल, x इधर इधर आएगा तो सर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, मींस x इज इक्वल्स टू a/√2। आया समझ में? वैसे डायरेक्ट ही याद होना चाहिए a/√2, तो रेशियो आएगा 1/√2। पढ़ते से ही क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं। A man having the wristwatch and the pendulum clock TV tower, ठीक है, the wristwatch and the pendulum clock पर chance fall फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। तो ऊपर से हमने पेंडुलम और रिस्ट वॉच दोनों को थ्रो कर दिया है, तो क्या होगा सर? जो भी जी पे काम करता है उसमें चेंज आएगा, जो जी पे काम नहीं करता उसमें चेंज नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि रिस्ट वॉच में कोई चेंज नहीं आएगा और पेंडुलम वॉच में चेंज आएगा। और कैसा चेंज आएगा? जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, जी इफेक्टिव हो जाएगा g माइनस जी, फ्री फॉल इक्वल्स टू 0। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g, इनफाइनाइट। इसका मीनिंग तो सिंपल पेंडुलम मूव नहीं कर पाएगा, वो एक ही जगह पर जाकर के रुक जाएगा मतलब कि वहां पर उसको वापस आने में टाइम कितना लगेगा? इनफाइनाइट। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोथ विल कीप नहीं, कीप इनकरेक्ट नहीं। रिस्ट वॉच विल कीप करेक्ट टाइम एंड द पेंडुलम क्लॉक बिकम फास्ट नहीं, पेंडुलम क्लॉक विल स्टॉप। तो पेंडुलम वॉच क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा, वो एक ही जगह पर स्टक कर जाएगा, क्योंकि वहां पर जी इफेक्टिव क्या हो गया उसके लिए? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stretch wire of length 11 cm divided into the 3 segments whose frequencies are in the ratio their length must be। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको रेशियो तीनों का। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला। सर फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल भी अगर देखते हैं तो किस पर डिपेंड करता है सर? v अपॉन लेमड़ा। लेमड़ा किस पर डिपेंड करता था हमारे पास में? 12/n। मतलब ये होता था सर nv अपॉन 2n। ठीक, तो फंडामेंटल की बात करते हैं तो सर फ्रीक्वेंसी और एल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 1:2:3। इसका मतलब एल क्या हो जाएगा? 1/2:1/1 1/2:1/3। ये बात समझ में आई कि फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2:3 दिया है, तो एल का रेशियो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। वो सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करें? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 6:3:2। तो 6:3:2 ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले 6:3:2 सर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे देखते हैं।
अ ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड, बीट्स का क्वेश्चन है, ट्यूनिंग फॉर जनरली क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके कितने ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करके रख लें। A tuning fork produce 4 beats per second with another tuning fork B of the frequency 320 Hz। तो B का आपको दे रखा है 320 Hz और बीट्स कितनी है 4। इसका मतलब दो ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि 4 का डिफरेंस आएगा। तो दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं 316 और 324। ठीक है, दोनों ऑप्शन प्रेजेंट है, मतलब आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एक ही ऑप्शन होता तो आप टिक कर देते। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, देखते हैं। ऑन फाइलिंग द फॉर्क ए, फाइलिंग करने से क्या होता है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 316 से बढ़ करके कुछ भी हो सकती है, 324 से बढ़ करके कुछ भी हो सकती है। फिर क्या होगा, 4 बिट्स फिर से सुनाई दे रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर 324 होगा तो क्या होगा, 324 से अगर हम 325, 26, 27 मतलब कंटिन्यूसली बढ़ जाएगी, 4 कभी नहीं होगा। 316 से बढ़ते बढ़ते 320 और अगर यहाँ वापस से होगी 324 तो फिर से 4 बीट्स सुनाई देगी, मतलब उसकी रियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 316 और फाइल करने के बाद कितनी होगी 324। तो क्या पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 4 के आफ्टर फाइलिंग, आफ्टर फाइलिंग 324। आया समझ में, इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। A carbon register has color strip as violet, yellow, brown, golden। तो आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस पूछा है, तो इसके लिए आप सभी को बिल्कुल चार्ट मालूम है, क्या है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बाय। सब जानते हैं, ये कलर कोडिंग भी जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करते हैं यहां पर। सबसे पहले है वॉयलेट, क्या कलर है वॉयलेट के लिए, 7, मतलब स्टार्टिंग 7 से होगी, दो ऑप्शन है 7 से। और आगे देखते हैं सेकंड कलर क्या है, येलो, येलो के लिए है 4 मतलब ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, पूरा करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग फिगर शो 4 सिचुएशन इन विच द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर हॉरिजॉन्टली through a region and give the rate at which each charge moves range the situation according to the effective current। तो हमें करंट पता करना है, तो हम जानते हैं रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज उसके कारण भी करंट मिलता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज उसके कारण भी करंट मिलता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 कूलम पर सेकंड अकेला ही है, मतलब ये कितना करंट देगा 7। यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं तो 4 के कारण भी और 3 के कारण भी, 4 + 3 7। तो यहाँ पे मुझे करंट मिला 7। यहाँ पर 5 राइट में है, 1 2 लेफ्ट में, प्लस और माइनस है सर, यहाँ भी मुझे 5 + 2 7। यहाँ पर देख लेते हैं प्लस माइनस दोनों एक तरफ जा रहे हैं, तो नहीं सर, ये अगर 6 है और ये 1 है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर 5 ही मिलेगा। 6 और 1 7 नहीं, 6 और -1 5 का करंट मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बराबर हैं और वो 5 से छोटे हैं, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट पे क्वेश्चन पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं। The length of the filament of the heater is reduced by 10%, the power, तो पावर ऑफ द बल्ब पे क्वेश्चन पूछा है, तो पावर के बारे में आप जानते हैं, क्या है रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन, P = V² R, और R के बारे में जानते हैं, R क्या होता है, ρL/A। तो लेंथ को अगर हमने कम कर दिया है, तो लेंथ अगर रिड्यूस हुई है तो रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा, रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा सर, 3 जगह पावर बढ़ेगा। कितना इंक्रीज होगा सर, 10% का ही चेंज है, तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा सर, 11.5। एक ही ऑप्शन दिया है सर, 11% इज इंक्रीज बाय 11%। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन अगर पास होता 10.5 11.9 तो फिर हम देखते भी, काफी दूर है ऑप्शन 19। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
A magnetized wire of moment m is bent into the arc of the circle subtending the 60 degree at the center. तो क्या पूछा है उसका न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको V1 है, हम जानते हैं वो क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो इसका लेंथ हम मान लेते हैं L है, पोल स्ट्रेंथ M है, तो M की वैल्यू क्या गिवन है M इंटू L। सर अगर बेंड करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी पर दोनों के बीच की लेंथ चेंज हो जाएगी, इसको नाम देता हूं मैं L डैश। तो क्या होगा ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है सर्कल पर अगर 60 का एंगल बनाएगा तो ये रेडियस ये 60, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब ये L डैश भी R ही होगा। तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा सर M इंटू R। तो ये नया पोल स्ट्रेंथ मिल गया मुझे M डैश, पर आंसर R में नहीं है तो क्या करें उसके लिए कैपिटल M में है, तो ये लेंथ से आर्क बना दिया है। सब बच्चे जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 5/3। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, ये आर्क पूरा कितना है L ही है, L अपॉन रेडियस, मतलब आपको रेडियस की वैल्यू मिल गई। आप रेडियस को क्या लिख सकते हैं, रेडियस को लिख सकते हैं 3L/π। तो रेडियस को अगर 3L/π लिख सकते हैं तो आपका नया डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है M इंटू 3L/π। M इंटू L तो पुराना ही था, मतलब कैपिटल M, कैपिटल M 3/π, कैपिटल M 3/π। पूरा सॉल्व करके आंसर ही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो वायर को बेंड कर दो, कुछ भी कर दो, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, उसका लेंथ चेंज हो जाएगा और जो L होता है वो दोनों पोल के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट ऑफ वेवलेंथ 2475 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द बेरियम। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिस्क्राइब द सर्कल। जो इलेक्ट्रॉन निकला एक सर्कल बना रहा है 100 का बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, तो उसका रेडियस का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, कितने का रेडियस बनाना था R इज इक्वल्स टू mv अपॉन qb। और mv मतलब मोमेंटम, तो हमें तो सर कुछ एनर्जी से रिलेटेड पूछा है, तो हम ये भी जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। तो आपको q मालूम है, m मालूम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, R गिवन है, मतलब यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, यहाँ से हम k की वैल्यू मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा उससे, ध्यान से देखो, वर्क फंक्शन ऑफ द बेरियम पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है, मतलब तो जो एनर्जी इंसिडेंट होती है h न्यू मतलब hc/λ, वो क्या काम करती है, वो काम करती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी आप पुट कर देंगे तो वर्क फंक्शन हो जाएगा hc/λ माइनस फाइ। हमें वर्क फंक्शन ऑफ द बेरियम वर्क फंक्शन पूछा, तो वर्क फंक्शन हो जाएगा hc/λ माइनस k। तो लेमड़ा भी गिवन है, hc की वैल्यू भी हम जानते हैं 12400 रख देते हैं, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर मिल जाएगा आपको आंसर 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। U238 डीके इनटू द थोरियम 235। ठीक है, डीके हो गया है, मास कम हो गया 4 से, मतलब अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल सही है। तो 234 में आ गया, आगे पढ़ते हैं। देन फॉलो द चेन ऑफ द फर्दर, कंटिन्यू हमारे पास में डीके होता जाएगा जब तक स्टेबल नहीं होता। फर्दर बाय अल्फा एंड बीटा इवेंचुअली द स्टेबल न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, जब तक स्टेबल नहीं आएगा वो डीके करता रहेगा। तो पूछा है कि आपको यूरेनियम 238 में फाइनली आखिरी में क्या मिलेगा। तो सर इसके बाद तो अल्फा बीटा कर रहा है वो, ठीक है। बीटा यहाँ देखो सबके मास नंबर दिए हैं, बीटा क्या करता है, बीटा मास नंबर चेंज नहीं करता है, बीटा केवल एटॉमिक नंबर चेंज करता है। मास नंबर कौन चेंज करता है, मास नंबर तो अल्फा चेंज करता है। तो 234 में से क्या करते जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस, मतलब n टाइम्स ऑफ 4 माइनस कर देगा। तो 234 में से कुछ मान लो n अल्फा निकल गए, 10 टाइम्स ऑफ 4 माइनस कर देगा, तो फाइनली क्या आ सकता है 207 नहीं आ सकता सर, 4 है तो एक इवन नंबर ही आएगा, 209 भी नहीं आ सकता। इन दो में से चेक कर लेते हैं, ये हो सकते हैं। तो कितना आ रहा है आपके पास में, 206 वाला चेक कर लेते हैं और 208 वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 4n इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर, दो ऑप्शन मिलेंगे, 234
-206 वाला चेक कर लेते हैं और -208 वाला चेक कर लेते हैं। तो -206, 234 -206 कितना होगा? ये मिल जाएगा आपको 14 - 6 8, इधर से आपके पास में बचेगा 228, n 4 and 28, हाँ सर 4 and 28 मैच कर रहा है, इसका मतलब 7 अल्फा निकाल रहा है, पॉसिबल है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग सर्किट I1 and I2 आर रिस्पेक्टिवली, हमें करंट निकालना है, सर्किट चेक कर लेते हैं पहले। तो बैटरी से करंट जाएगा, ओके, इस डायरेक्शन में यहाँ पर देखते हैं जंक्शन है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कैसे एक्ट करेगा, एज अ कंडक्टर। और अगर आइडियल लगे तो सर ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ध्यान से देखो, करंट आएगा तो ऐसे चला जाएगा, शॉर्ट सर्किट, तो फिर रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब ये आपके करंट का पाथ हो गया, करंट का पाथ हो गया, इसका मतलब I1 तो 0 हो जाएगा। I1 0 कितने में है, 2 में है, इन 2 में से एक आंसर होगा। I2 इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10/2, 5 के टर्म्स में, एक ही आंसर सही है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। वाटर ड्रॉप इन एयर रिफ्लेक्ट द लाइट रेज। वाटर ड्रॉप पैरेलल लाइट कैसे एक्ट करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। कौन है ये सर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक वाटर ड्रॉप है आपके पास में, स्मॉल प्रिज्म कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करता है, दोनों को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। आगे देखते हैं। Two thinness when in contact produce the combination of the power। क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, 10 हो गया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, पर पावर की बातें हो रही है तो हम कह देंगे सर P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, उसके बाद में क्या है, व्हेन दे आर 0.25 मीटर अपार्ट, पास में अगर रख देते हैं लेंस, अगर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पर अगर हमने पास में नहीं रखा है, दोनों के बीच में अगर डी डिस्टेंस सेपरेट रख दिया है, तो क्या होता है, नेट पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस जो भी डिस्टेंस है ना, इंटू 1/f1, F से कह सकते हैं P1 P2। तो इस क्वेश्चन में आपको एक बार 10 है, एक बार 6 है, तो P गिवन है, P गिवन है, D 0.5 भी गिवन है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, P1 P2 दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल है P1 P2, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आपको P1 P2 आ जाएगा, जिसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, तो जिसका रेसिप्रोकल मिलेगा हमें फोकल लेंथ। तो सॉल्व करने पर हमको आंसर मिल जाएगा 0.125 और 0.5। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दो फॉर्मूला यूज करना है, सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। An open pipe is suddenly closed with the result that the second overtone of the closed pipe is found to be higher in frequency। डाटा लिख लेते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप को क्लोज कर दिया है, मतलब क्या सर, पहले वो एक ओपन ऑर्गन पाइप था, फिर हमने एक तरफ से क्लोज कर दिया है, तो वो बन गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, विद द रिजल्ट दैट द सेकंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड के सेकंड ओवरटोन की हम बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन कब मिलता है, n = 2 पर, टोन कब मिलता है, n = 1, फिर n = 2 पर फर्स्ट ओवरटोन, फिर n = 3 पर क्या मिलेगा हमको, सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन क्या होगा हमारे पास में, सब बच्चे जानते हैं, इसमें ऑड नंबर चलता है, तो 1 3 5, मतलब 5 टाइम्स ऑफ V/4L। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, फाउंड टू बी हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 100, ये 100 ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप। ओरिजिनल तो ओपन था, इसका फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल टोन के बाद जो पहला मिलता है वो क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन, मतलब n = 2। तो n = 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये तो 2V/2L। इक्वेशन समझ में आया, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, क्लोज पाइप। ये सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए L सेम रहेगा। निकालना क्या था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन। ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V/2L। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 = 5V/4L माइनस इधर आ जाएगा V/L, तो 5/4 - 1
ना, v/l तो कॉमन ले लेते हैं, 5/4 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 1/4 मतलब v/4l, तो v/4l 100 है तो v/2l क्या होगा, इसका डबल मतलब 200, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट हो गया क्वेश्चन पूरा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Square current carrying loop is placed in the uniform magnetic field if the magnetic force on one arm is same then magnetic force on the remaining 3 arms। तो क्या है हमारे पास में करंट कैरिंग लूप, सब बच्चे जानते हैं करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स क्या लगता है, 0। तो टॉर्क लग सकता है पर नेट फोर्स 0 होता है। तो अगर एक आर्म को फोर्स लग रहा है F तो बाकी सबका फोर्स भी क्या होना चाहिए, इसके इक्वल है, अपोजिट, तभी 0 होगा, मतलब बाकी को मिला के कितना लगेगा, -F। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet moving with the velocity 200 centimeter penetrate a wooden block। तो बुलेट वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रही है, मतलब उसको रिटार्ड करेगा और रोक देगा, कमिंग टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर इनसाइड इट। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, तो हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी 0। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूँ v माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव, हम सीधा सीधा कह सकते हैं इधर u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन या कह सकते हैं रिटार्डेशन वो तो सेम रहेगा, तो u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s। तो पहले क्या हो रहा है, तो पहले 200 की स्पीड है, ओके, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, कितना रेस्ट कर दिया इसने 4 सेकंड टाइम, वेलोसिटी पता करना है, u लिख लेते हैं, u स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 9। आई थिंक सिंपल डाटा सॉल्व कर सकते हैं। 4/9 का रूट ले लोगे तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो कुछ 3 के टर्म्स में, तो आपको सही आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने पर 300। इजी डाटा। तो क्या ध्यान रखना, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As shown in the figure, two equal masses each of 2 kg suspended from the spring balance, the reading की spring balance मतलब कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम में, तो नीचे कितना लगेगा mg, ऊपर कितना लगेगा t, तो इसकी रीडिंग तो 2g के बराबर ही होगी, तो जितना 2 kg उतना ही होगा। सिंपल क्वेश्चन, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग मतलब उसका टेंशन फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bomb of mass 3m exploded in the of two piece of mass m kg and 2m kg। तो एक बॉम्ब है आपके पास में, 2m और m का मास हो, मतलब इनिशियल मास कितना था 3m और रेस्ट में था, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0, एक्सप्लोड होगा, कोलिजन होगा तो क्या होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द m kg इज 16, तो m की अगर स्पीड 16 है तो मोमेंटम 16m, तो 2m की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो 2m की वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे v इज इक्वल टू m से m कैंसिल, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, सर इनिशियली रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, m1 मास m है, उसका v 16, m2 मास 2m है, उसका स्पीड 8, वैल्यू पुट कर लीजिए, पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। कितना जाएगा आंसर, 192 मिली जूल। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। If the thickness of the wire is doubled, then the breaking force, if the breaking force given wire is breaking force, अभी क्वेश्चन हो रहा है था हमारे पास में, रिपीट हुआ, इंपॉर्टेंट। The breaking force में सिग्मा हमेशा सेम रहेगा F/A, मतलब F प्रोपोर्शनल टू A। तो क्या किया है आपने, थिकनेस को डबल किया, ध्यान से करो, पिछली बार हमने एरिया डबल किया था, इस बार थिकनेस डबल किया है, तो आप जानते हैं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, थिकनेस मतलब रेडियस, डायमीटर, तो आर को डबल किया तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी, अ मैन मेल्ट 60 ग्राम ऑफ आइस बाय च्यूइंग इन 1 मिनट। तो वो क्या कर रहा है, चबा करके उसको मेल्ट कर रहा है, तो मेल्ट कर रहा है मतलब कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है तो कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा हमको, Q इज इक्वल्स टू ml, कितना है 60 ग्राम है, लेटेंट हीट कितना है 80 पर ग्राम, इसका मतलब 16 to 80 इतना उसने एनर्जी दिया, इतने का वर्क डन किया है उसने। और 1 मिनट में क्या है, तो पावर वॉट में दिया है, वॉट में दिया है, इसका मतलब क्या, SI सिस्टम,
80 तो कैलोरी में होता है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे हम जूल में। और कब क्या है उसने 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 60 कैंसिल, 80 इंटू 4.2 32 थोड़ा ज्यादा 33। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर सही आंसर। आगे देखते हैं। It is supplied to a diatomic gas at a constant pressure. The ratio of delta Q to the delta U पूछा है आपको, तो एक डायटोमिक गैस है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हम बेसिक तो जानते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V मतलब वर्क डन, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में जो एनर्जी देते हैं वो क्या होती है, NCP डेल्टा T। और इंटरनल एनर्जी तो हमेशा कितनी बढ़ती है, NCV डेल्टा T। और वर्क डन कितना होता है, कांस्टेंट प्रेशर है तो P डेल्टा। तो अगर मैं N डेल्टा T से डिवाइड कर देता हूं तो ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा मुझे, CP इक्वल्स टू CV प्लस P डेल्टा V बाय N डेल्टा T, जिसको सब बच्चे जानते हैं P डेल्टा V अपॉन N डेल्टा T क्या होता है, R। मतलब आपको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, CP इक्वल्स टू CV प्लस R, बिल्कुल बेसिक रिलेशन है, ये है कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो ये है डेल्टा Q, ये है डेल्टा U, ये है डेल्टा W। तो क्या आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो डेल्टा Q डेल्टा U मतलब CP अपॉन CV। CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। डायटोमिक के लिए गामा क्या होता है, 7:5। तो 7 इससे पहले ही ऑप्शन करेक्ट आया समझ में। कांस्टेंट प्रेशर, ये रेशियो बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। व्हाट विल द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, वोल्टमीटर वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा। तो वोल्टमीटर कितने का है आपका, इसमें 1000 का, ठीक है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दोनों को ऐड कर लेना डायरेक्ट, कितना जाएगा 1500। इसका मतलब 2 जीरो कैंसिल है, 5 से ये 3 कैंसिल है, तो कितना आ गया 1000/3। तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास में 1000/3। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वोल्टमीटर। यहाँ देखो आप, 500 है, ये 1000/3 किस रेशो में है ये, अगर आप देखें 500 और 1000/3 तो 1000 और 500 2:3, तो किस रेशो में है ये, 2:3 में, और दोनों मिलकर कितना यूज कर रहे हैं, 10 वोल्ट। सिंपल सा कैलकुलेशन है, या तो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो करंट निकाल लेंगे, करंट कितना आ जाएगा सर, करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ गया है 1000/3 प्लस 500। अब करंट तो दोनों में सेम रहेगा, मुझे वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा करंट को, तो मुझे V = मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं कैलकुलेट। पर एक ओरल ट्रिक भी समझ लो, 2:3 है तो 2 + 3 होता है 5, इसके 5 पार्ट कर लेंगे, तो 10 के 5 इक्वल पार्ट क्या होंगे, 2 2 2 2। तो एक को 2 टाइम्स मतलब एक को 4 वोल्ट, एक को 3 टाइम्स मतलब कि 6 वोल्ट, तो एक को 4 एक को 6। और आप जानते हैं सीरीज में ISM में तो V प्रोपोर्शनल टू R, तो हाई रेजिस्टेंस को ज्यादा मिलेगा। ये है 500, ये 1000/3 मतलब ये हाई है, इसको ज्यादा मिलेगा मतलब 6, ये कम है मतलब इसको कम मिलेगा 4, इधर 4 इधर 6। तो आपको वोल्ट मीटर वाला पूछा है मतलब 4 वोल्ट, ठीक है। सेक्शन है 35 क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आपको नेट रेजिस्टेंस पता करना है। सर्किट थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। सबसे पहली बात दिख रही है कि सर ये तो सर्किट से बाहर है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो ये दोनों कैसे हमारे पास में सीरीज में, R और R कितने हो जाएंगे, R और R हो जाएंगे 2R। 2R के बाद ये R कैसा हो जाएगा, पैरेलल में। सर मुझे ये पता लग गया, सिमिलरली R सीरीज में R पे, सर मुझे ये भी पता लग गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट अगर B होगा, ये पॉइंट को अगर मैं मान लीजिए C नाम देता हूं, तो ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल में, मतलब मुझे सर ये भी पता लग गया R/3। सिमिलरली ये पॉइंट A है, तो ये पॉइंट को मैं कुछ D नाम दे देता हूं, तो अगेन ये A, इसका मतलब क्या, ये तीनों पैरेलल है तो R/3। आई थिंक काम ही हो गया, R/3 ये हमें मालूम है। जो आंसर आएगा फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सिंपल, देखो ऐसा मिल गया आपको।
तो ये दोनों पैरेलल, जो आंसर आएगा पैरेलल का, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। सॉल्व कर लेंगे आप, सिंपल सर्किट का आंसर आ जाएगा R/2। आगे देखते हैं। तो थर्मोकपल डेवलप 40 माइक्रोवोल्ट केल्विन, ठीक है, कितना डेवलप कर रहा है वो, 40 माइक्रोवोल्ट पर केल्विन। इफ हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर 40 और 20 पर है, 20 का डिफरेंस है, जैसे 150 सीरीज में लगा दिए, तो सीरीज में क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3, तो 150 हमने सीरीज में लगा दिए हैं। एक कितना दे रहा है हमको, 40 माइक्रो वोल्ट दे रहा है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट दे रहा है, पर वो कितने में दे रहा है, हर एक केल्विन में दे रहा है। पर हमने तो कितना लगा दिया, 40 से 20, मतलब 20 का डिफरेंस मिल गया, तो ये सब मिलके कितना दे देंगे हमें, इतना दे देंगे। 150 इंटू 40 इंटू 20, 4 2 8 और 15 इंटू 8 120, तो 120 के टर्म्स में सर एक ही आंसर, पूरा सॉल्व कर दिया। इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं। Susceptibility of the magnesium at 300 Kelvin is this, temperature at which susceptibility will be, susceptibility टेम्परेचर क्या रिलेशन है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ससेप्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको T1 दिया है, ससेप्टिविटी फर्स्ट दी है, ससेप्टिबिलिटी 2, मतलब ये आपको निकालना है। आया समझ में? तो बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो, 1.2 से 1.8, 2:3 के रेशो में कर दिया, 2:3 का रेशो 300 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 200 केल्विन। 38 का आंसर हमें मिल गया, बिल्कुल ओरल ही 200 केल्विन। आया समझ में? सिंपल कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। In which of the following circuit is the current maximum just of the switch S is closed? switch S close करने पर देखते हैं क्या इफेक्ट है। यहाँ लगे इंडक्टर, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इनिशियल इंडक्टर उसको कंप्लीट अपोज करता है, मतलब कैसे एक्ट करता है, एज अ ओपन सर्किट, अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देता। ये जाएगा सर, करंट ही फ्लो नहीं होने देगा, पहले में तो करंट 0, दूसरे में इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, करंट सिर्फ इधर जाएगा, कितना हो जाएगा करंट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में सर इधर करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर करंट जाएगा, कितना जाएगा, E/2R। तो सबसे ज्यादा करंट किस में जा रहा है, E/R, सेकंड सर्किट में, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। 5 एलिमेंट ABCDE वर्क फंक्शन दे रखा है आपको, और 400 का वेवलेंथ है, अलाउड टू फॉल। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो एनर्जी पता कर लेते हैं। ये तो होता है hν या SC/λ। SC को हम लिखते हैं 12400 अपॉन में लेमड़ा कितना दिया है 400, कैंसिल हो गया, कितना है हमारे पास में 4 3 1, 3.1। तो 3.1 की एनर्जी है, 3.1 की एनर्जी है तो क्या होगा 1.2, यस सर इमिशन होगा, 2.4 इमिशन होगा, 3.6 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में होगा, मतलब ए और बी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। If 10,000 volt is applied across the X-ray tube, what will be the ratio of the de Broglie wavelength of the incident electron? तो आपके पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कितनी एनर्जी के साथ में आ रहे हैं सर, 10,000 वोल्ट की एनर्जी दी है, मतलब उसका एनर्जी कितना हो जाएगा 10,000, मतलब 10⁻⁴ ही लिख लेते हैं, इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ये रहा, तो इंटू चार्ज, तो कितनी एनर्जी है इनके पास में 10⁻⁴ इंटू ई। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इनकी क्या होगी, तो लैम्डा हम जानते हैं क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। तो H/P मतलब मोमेंटम, पर मोमेंटम नहीं, हमको एनर्जी दी है, तो मोमेंटम को एनर्जी में कैसे लिखते हैं, √2m इंटू एनर्जी। तो एनर्जी आपके पास में है E इंटू 10⁻⁴, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेव मिल गई, क्या मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2me। अब क्या करें, अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रे प्रोड्यूस, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पूरा 10,000 वोल्ट का एनर्जी जब यूज होगा तब जाकर के मिलेगी हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, E इक्वल्स टू क्या होता है hν। यहाँ में तो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे इसको, SC/λ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, SC अपॉन एनर्जी,
एनर्जी कितनी है हमारे पास में, पूरा 10,000 मतलब 10⁴ इंटू ई। तो ये आ गया λ2। तो λ1 भी आपके पास है, λ2 भी है, दोनों को आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा 0.1। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following ray diagrams show physically possible refraction? तो रिफ्रैक्शन में तो हम जानते हैं रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर होता है सर। रेयर टू डेंसर जाएगा तो अवे टुवर्ड द नॉर्मल और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखते हैं यहाँ पर 1.4 से 1.6 मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं। इसे सीधे जाना चाहिए था और कैसी डेरिवेटिव टुवर्ड द नॉर्मल, हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। इसे ऐसा जाना है, नॉर्मल बना लेते हैं। ये तो नॉर्मल को भी क्रॉस कर गई, नहीं सर ऐसा नहीं होता, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल को क्रॉस नहीं कर पाती है। यहाँ देख लेते हैं 1.5 से 1.6 ये नॉर्मल बना लेते हैं, जाना चाहिए तो सीधा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। रेयर टू डेंसर नहीं, तो रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड द नॉर्मल होता है, तो सेकंड थर्ड पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट पॉसिबल है। बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन आगे देखते हैं। When a ray is refracted from one medium to another, the wavelength changes from 6 to 400. The critical angle, सब बच्चे जानते हैं critical angle क्या होता है। critical angle is equals to sin of critical angle is equals to 1 by mu refractive index। और refractive index निकालना भी सब बच्चे जानते हैं। refractive index क्या होता है हमारे पास में, speed of light in c upon speed of light in medium। पर हम जानते हैं कि c is equals to क्या होता है, न्यू लेमड़ा। स्पीड होता है न्यू लेमड़ा, न्यू चेंज नहीं होता है, मतलब λ1 अपॉन λ2। तो क्या है फर्स्ट में λ2 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4000, मतलब क्या मिला हमें मिल गया 6/4 मतलब 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, λ1 अपॉन λ2, तो ये 3/2। तो साइन IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3/2, 3/2 मतलब 2/3, तो कितना मिल जाएगा साइन इनवर्स 2/3। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज बाय 36%, द डिक्रीज इन द मोमेंटम इज। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है हमारे पास में, P इज इक्वल्स टू √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम K1 ले लेते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को K2 ले लेते हैं। तो क्या आएगा, K1 में से कितना कम कर दिया हमने, डिक्रीज बाय 36% मतलब 64। एक तरीका है कि इनिशियली हम K1 ले लेते हैं 100, तो K2 फाइनली कितना हो जाएगा हमारे पास में, डिक्रीज बाय 36%। डिक्रीज बाय है मतलब 36% कम हो गया, मतलब K2 कितना हो गया 64। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, P1 को लिख लेंगे √2m इनटू, पहला 100 ले लेते हैं, तो P2 √2m इनटू 64 ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा है, डिक्रीजिंग द मोमेंटम परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में क्या निकाल देंगे, तो डेल्टा P अपॉन P इनटू 100। तो mm कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, तो 44 में आपको सिंप्लीफाई करके आंसर मिल जाएगा 20%। आया समझ में? नेक्स्ट करते हैं। A transverse sinusoidal wave of amplitude A, wavelength lambda, frequency and traveling on the stage string। तो स्टेज स्ट्रिंग पर वेव है, ठीक है। And frequency and traveling on the stage string, the maximum speed of any point on the string is v/10 speed of any point। पॉइंट मतलब पार्टिकल की बातें करना, पार्टिकल तो क्या करता है सर, SHM करता है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड v/10 दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या दे रखी है आपको, v/10, ठीक है। v की वैल्यू 10 है, मतलब पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 10/10 मतलब 1। तो सब बच्चे जानते हैं कि सर पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड वो होती है वो कितनी होती है सर, a ओमेगा, मतलब 1 इज इक्वल्स टू a। एम्पलीट्यूड दिया है, हाँ सर दिया है 10⁻⁻3। ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π/t या 2π न्यू। तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2π अपॉन में आ जाएगा, 10⁻³ भी अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻+3, तो 10⁻+3/2। इजी क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पर क्वेश्चन है a ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
The deep needle lies initially in the magnetic meridian when it shows an angle of deep theta at the place. तो angle of deep मिला है उसे, तो सब बच्चे जानते हैं angle of deep क्या होता है हमारे पास में। अगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इधर होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये थीटा, थीटा क्या होता है एंगल ऑफ डीप। तो हम कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पर ट्रू डीप कब मिलता है, जब वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है, ठीक है। तो ट्रू डीप ही मिल रहा है। अब सर्कल को रोटेट कर दिया हमने अल्फा एंगल से, क्या रिलेशन होगा, अल्फा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो अल्फा से अगर रोटेट कर देंगे तो वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल चेंज क्या आ जाता है हमारे पास में, सर वर्टिकल में कोई चेंज नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल में चेंज आ जाता है, उसका कंपोनेंट मिलता है। कौन सा कंपोनेंट मिलता है हमको, cos थीटा कंपोनेंट मिलता है, जितना हमने चेंज किया, कितना चेंज किया यहाँ अल्फा से, ठीक है। तो अब tan थीटा डैश मिल गया हमको, तो कितना मिल गया, tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू, सर बीवी में कोई चेंज नहीं, पर बीएच में कितना चेंज है, बीएच cos। तो क्या करना है, सर में दोनों का रेशियो पता करना है, तो ध्यान से देखो दोनों का रेशियो आप निकाल देते हैं। तो क्या होगा आपके पास में, किसका रेशियो निकालना है, थीटा डैश को ऊपर रखना है, मतलब दिस अपॉन दिस। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो बीवी बीएच कैंसिल, केवल अपॉन में cos अल्फा बच जाएगा, तो cos अल्फा बच गया हमारे पास, ठीक है। सब बच्चे जानते हैं कि स्टैंडर्ड रिजल्ट tan थीटा डैश अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos अल्फा। जिसको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है वो सब कुछ बिना पढ़े ये करे भी डायरेक्ट आंसर दे देगा, सर 1 अपॉन cos अल्फा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड EXI के, तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कैसा दे रखा है, EXI के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, स्मॉल सर्कल ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर, ठीक है। तो ओरिजिन एज द सेंटर सर्कल बना दिया है, ABCD कुछ पॉइंट है हमारे पास में, कौन सा पॉइंट है, A 0 पर है, मतलब ये A पॉइंट है, B 0, A पर है, ठीक है, C -A पर है, और ये D पर है। तो क्या पूछा है हमें, पोटेंशियल पूछा है। सब बच्चे जानते हैं अलोंग द फील्ड जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, अपोजिट टू द फील्ड जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता है, और परपेंडिकुलर टू द फील्ड जाते हैं तो पोटेंशियल बराबर होता है। तो फील्ड है राइट डायरेक्शन में, तो अलोंग द फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल तो सबसे कम होगा, ठीक है। कहां पे दिख रहा है आपको, अलोंग द फील्ड जा रहे हैं पोटेंशियल कम होगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही सही होना चाहिए। तो मैक्सिमम सी पर होगा, बिल्कुल सही, और इन दोनों पर बिल्कुल बराबर होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी से हमें मिल गया था, ऑप्शन ऐसे थे कि यही एक में सबसे कम था। आगे बढ़ते हैं। A child weighing 25 kg slide down the rope hanging from the branch tall tree। एक चाइल्ड है वो रोप से नीचे आ रहा है, देखते हैं क्या लग रहा है उसपे फोर्स, इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग अगेंस्ट हिम इज 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन उसके अगेंस्ट लग रहा है, वो बच्चा नीचे आ रहा है, तो नीचे कितना हो जाएगा फोर्स mg, ऊपर कितना मिल जाएगा हमें 2। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चाइल्ड, नीचे आ रहा है मतलब क्या हो जाएगी नेट इक्वेशन, फोर्स mg - 2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m कितना है 25, तो 250 - 2 इज इक्वल्स टू 250 a। एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमें 250, मतलब 248/250, 248/250 मतलब 9.99 जैसा कुछ होगा सर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 9.7, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कैलकुलेट करने का नीड नहीं। आगे देखते हैं। कंसीडर अर्थ टू बी द होमोजेनियस स्क्वायर, साइंटिस्ट गो डीप डाउन, बहुत अंदर जा रहे हैं, ठीक है। एंड माइंड एंड साइंटिस्ट भी गो हाई अप, ये भी बहुत ऊपर जा रहा है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज बाय मेजर्ड बाय। तो ऊपर जाते हैं तब भी जी डिक्रीज होता है, नीचे आते हैं जब भी जी डिक्रीज होता है। तो हम जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, gm/r², है ना। और हम अंदर जाते हैं तो डेंसिटी को यूनिफॉर्म मानते हैं, तो क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, g/r², मास होता है सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 4/3 πr³। तो सीधा सीधा हमारे पास में जी के लिए फॉर्मूला आ जाता है कितना, r² से r³ कैंसिल, मतलब g रो 4/3 r। r क्या होता है हमारे पास में, इस सरफेस की बात है, अगर सरफेस से अलग जाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये r। ऊपर जाएंगे तो r+h, और डेप्थ में जाएंगे सर r - d। समझ में आया,
तो जी अगर मुझे h हाइट पे निकालना है तो 6 रो 4/3 r प्लस h, डेप्थ में निकालना है तो g रो 4/3 r माइनस d, पर g नहीं, हमें क्या पूछा है यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं तो भी डिक्रीज, नीचे जाते हैं तो भी डिक्रीज, ये तो कह रहा है बढ़ रहा है, मतलब ये तो गलत है। डिक्रीज दोनों सही बोल रहे हैं, सेम रेट डिफरेंट रेट, हाँ यहाँ क्वेश्चन बन सकता है सेम रेट डिफरेंट रेट। तो इसके रेट को निकालते हैं, मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। जी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो एक मिल जाएगा सर dh/dt, और इसको करेंगे तो मिल जाएगा कितना, dt/dt, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं सर, दोनों सेम रेट से ही डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना ऊपर जाना है हाई अप, क्योंकि जब हाई अप जाता है तो फिर हम बच्चे कुछ फॉर्मूला जानते हैं कि सर g = लगा लेते हैं 1 + 2h/r, और डेथ में लगा लेते हैं सर 1 - 2h/r, यहाँ लगा देते हैं 1 - d/r। तो रेट देखेंगे तो ये डबल लग रहा है और ये कम है, पर यहाँ किसकी बात हो रही है, हाई अप। तो हाई अप में तो क्या करेंगे हम, dh/dt, तो दोनों में क्या होगा, सेम रेट से डिक्रीज होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body falls freely under the gravity if the speed is v, when it's lost in amount u of the gravitational energy, then its mass is। तो क्या कर रहा है वो, u अमाउंट का लॉस कर रहा है, u अमाउंट का लॉस कर रहा है, मतलब जितना ग्रेविटी वर्क डन करेगी उतना अमाउंट ऑफ का वो लॉस कर रहा है। ठीक है, वर्क डन u कर रही है, और आप जानते हैं कि नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा सर, हाफ v फाइनल माइनस इनिशियल, तो v का ही चेंज है उसमें, तो हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2u/n, m में 2u/v², तो मास आ गया 2u/v²। ये कंप्लीट हुए आपकी 50 क्वेश्चन। सभी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट पेपर के समय। ओके, बाय बाय।